अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और आज खुशी का पैमाना कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा क्योंकि वीकेंड के जाने बड़े हैं। बच्चों को तो खैर इसकी कोई खुशी नहीं है क्योंकि छुट्टी ही छुट्टी है। हाँ, बड़ों के लिए जनाब ज़रा खुशी दोबाला हो जाती है क्योंकि वीकेंड की जाने बड़े होते हैं, तो जो छुट्टी का एहसास होता है वो फ्राइडे को वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। जहाँ पर बात हो रही है खुशी की, वहाँ पर हमारे सेलिब्रिटीज़ और मीडिया इंडस्ट्री से भी बहुत अच्छी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। पहली खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और यकीनन आपकी भी नज़र से कल रात ये खबर गुजरी होगी, आपकी भी व्हाट्सएप पर कुछ फॉरवर्ड इमेजेस आई होंगी और हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक नाम, अभी तो वो हमें फिल्मों में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन एक टाइम था कि जब ये इंडस्ट्री पर छाई हुई थी। मैं बात कर रही हूँ जिया अली की, जो कि अब रिश्ता इज़्दिवाज से मुंसलिक हो चुकी हैं। इमरान इदरीस जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, उनसे इनकी शादी हुई है और इसके साथ साथ क्रिकेट कोचिंग भी जनाब ये करते हैं। और ये भी आपको बताएं कि हांगकॉन्ग की कौमी टीम समेत मुख्तलिफ ममालिक की क्रिकेट टीम की ये कोचिंग कर चुके हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो जनाब हमारी जानिब से। जिया अली तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही है तो जनाब कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक। खुश रहें, आबाद रहें हमेशा। और जनाब बहुत सारे लोग जहाँ पर एप्रिसिएशन कर रहे होते हैं, मुबारकबादें दे रहे होते हैं, वहाँ पर एक तबका हमेशा ऐसा बैठा होता है जो तनकीद भी कर रहा होता है। तो मैं तो यही कहूँगी जनाब, देर आए दुरुस्त आए। इमरान इदरीस के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और इसके साथ साथ जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी मुंसलिक हैं, थोड़ा सा सियासी अमल दखल भी है। साथ साथ आपको ये बताएं कि जो उनका बिजनेस है, मुख्तलिफ खेलों की जो है मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मसनूआत हैं, उनका भी ये बिजनेस करते हैं। अरे कुछ तस्वीर अगर हैं हमारे पास तो मैं चाहूँगी कि हम कुछ तस्वीर ज़रूर शेयर कर सकें। बहरहाल जनाब हमारी जानिब से तो बहुत बहुत गुड लक हम कहते हैं जिया अली को। अच्छा जी, जहाँ पर ये मारूफ अदाकारा जिया अली की बात हुई, वहाँ पर हमारी अभी की जो हैं एक्ट्रेस मुझे वैसे बड़ी पसंद है, मैं बात कर रही हूँ मिनाल खान की। शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस। दोनों बहनें, एमन खान और मिनाल खान, दोनों बहनें बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं और रिसेंटली मिनाल का जो ड्रामा था वो सुपर डुपर हिट किया। हम तमाम लोग जानते हैं नेगेटिव रोल में कहीं पर बेचारी बनती हैं, कहीं पर नेगेटिव कैरेक्टर करती हैं। मुझे तो वो दोनों में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो बहुत देर से सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट भाई हमें नज़र आ रही थी मिनाल के रिलेशनशिप के बारे में और बिल आखिर अब जो ऑफिशियल तस्वीर हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। मंगनी हो चुकी है जनाब मिनाल खान की। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। उनके जीवन साथी कौन होंगे जनाब? मोहसिन इकराम होंगे। और इससे पहले भी मिनाल खान जब सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव दिखाई दी तो हमने अक्सर देखा कि मिनाल कभी मोहसिन के घर पर पहुंची हुई हैं, अपनी सासू माँ के लिए कुछ भी बना कर लेकर जा रही हैं और बड़ा अच्छे मोमेंट्स और चीज़ें सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तो मिनाल आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपके नसीब भी बहुत अच्छे करे और बहुत सारी खुशियाँ आपको दिखाए। जैसे आप हमारे ड्रामा इंडस्ट्री पर छाई रही हैं, यही आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी इसी तरह से छाए रहें और खुश खुरम और हमेशा आबाद रहें। जहाँ पर हम खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं वहीं पर कुछ गम भी हमें साथ जोड़े हुए होते हैं। तो मिनाल ने अपने ज़िंदगी के इस खुशी के इतने बड़े और अपने इतने अहम मौके पर ज़िंदगी का एक बड़ा इवेंट होता है जब आप इतना बड़ा फैसला करते हैं, किसी के साथ आपका नाम जुड़ रहा होता है। तो ऐसे में आपको अपने प्यारे जो कि आपसे बिछड़ चुके होते हैं उनकी कदर का भी बड़ा एहसास होता है और आप उनको मिस भी बहुत करते हैं। उनकी याद भी आपको हर पल तड़पा देती है। तो मिनाल ने भी ऐसा ही एक मैसेज इंस्टाग्राम पे शेयर किया, चूँकि हम तमाम लोग जानते हैं कि रिसेंटली गालिबन आई गेस रमज़ान में या रमज़ान से पहले इनके जो वालिद हैं एमन और मिनाल के, वो जहान फ़ानी से रुखसत कर गए थे। तो इस मौके पर मिनाल ने अपने फादर को, अपने अब्बा को, मरहूम वालिद को, उनकी याद को ताज़ा किया और वो कहती हैं कि मुझे पता है कि आप यहीं कहीं पर हैं और क्यों ना हो, बाप इस दुनिया से बेशक चले भी जाएं माँ बाप, लेकिन उनकी दुआएं, उनकी मोहब्बत, उनकी सारी चीज़ें हमेशा औलाद के साथ रहती हैं। उनको वो एहसास हमेशा जोड़े रखता है। लेकिन कमी जनाब, कमी कोई नहीं पूरी कर सकता है। अगली स्टोरी पर जाने से पहले अगेन मिनाल एंड मोहसिन, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस टू बोथ
बोथ ऑफ यू खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन हाँ, जिस तरह से लास्ट टाइम एमन की जब शादी हुई थी और तकरीबात इतनी जो माशाल्लाह लंबी तकरीबात चली थी, महीने की तकरीबात चली थी और 10-10, 15-15 दिन के फंक्शंस और ढोलकियाँ और डिज़ाइनर जोड़े चले थे, भाई लोगों ने बड़ा तनकीद उस पर किया था। तो अब मेरे ख्याल से मिनाल की इंगेजमेंट की खबर सामने आती, आई एम श्योर कि वो जो बहुत सारा, मैं हमेशा बात करती हूँ ना कि एक तनकीदी ग्रुप बैठा होता है कहीं पर छुप के, वो अच्छे मोमेंट्स को भी ख़राब करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आई एम श्योर इस एंगेजमेंट के बाद अब उनके फैंस की या बहुत सारे लोगों की जो नाक़दीन है उनकी भी नज़रें अब शादी के इवेंट्स पर होंगी कि एमन के इतने ज़बरदस्त फंक्शंस के बाद अब मिनाल क्या करने वाली हैं आफ्टर गेटिंग सो मच क्रिटिसिज्म ऑन एमन्स वेडिंग। अच्छा जी जनाब, अब हम आपको बताते चलते हैं एक दिलचस्प स्टोरी एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी मेरी नज़रों से गुजर रही है और दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं ये बिल्कुल भी आपके साथ शेयर ना करूं। आई एम श्योर कि ये स्टोरी मुझे मेरे जिस भी टीम मेंबर ने दी है वो यकीनन कोई मर्द हजरत ही होगा, क्योंकि वो चाह रहे होंगे कि सारे जो बाकी भाई लोग हैं वो भी ज़रा इस खबर को जाने, इसको सुने और ज़रा सिक्योर फील करें। तो जनाब, खबर कुछ इस तरह से है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में शौहर के मोबाइल फ़ोन की तलाशी लेना बेगम को महंगा पड़ गया। तो अब सारे जो हस्बैंड इस वक्त अखबार पढ़ रहे होंगे या अभी नाश्ते में मगन होंगे, वो यकीनन सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया कि बीवी को शौहर का फ़ोन देखना महंगा पड़ गया। ये एक बड़ी डिबेट है, ये एक बड़ा मसला है घर में, मियाँ बीवी का एक बड़ा झगड़ा है इस पर कि भाई नहीं दिखाना फ़ोन, पासवर्ड लगे होते हैं, अक्सर लड़ाई हो जाती है कि भाई एक दूसरे का पासवर्ड दो चेंज हो जाते हैं और बड़ी बहस चल रही होती है। तो अब ऐसा क्या हुआ जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात में कि बीवी जो है वो पछताने लग पड़ी। जनाब, हुआ कुछ कि जब शौहर रात गए गहरी नींद में था, सो रहा था, तो बेगम ने जनाब उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, मोबाइल का कहीं पासवर्ड देख लिया होगा और जनाब मोबाइल ओपन किया और कुछ तस्वीर या कुछ वीडियो मैसेजेस या कुछ ऐसे पैगामात बीवी की नज़र से गुजरे और उसने वो सारे पैगामात, वो सारी जो फ़ोन की हिस्ट्री और चीज़ें थी या जो भी सबूत कह लें, कुछ भी कह लें, बेगमात क्या कर सकती हैं जनाब फ़ोन में। मैं तो कहती हूँ किसी को लीक का भी मैसेज आया होगा तो उसको भी शायद शक की निगाह से देख लेती होंगी। वो सारी जनाब इन खातून ने चीज़ें जो हैं वो शौहर के घर वालों को फॉरवर्ड कर दी, जिसके बाद शौहर ने कहा भाई मैं तो अब बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगा। हमारे पाकिस्तानी मर्द होते हैं, अगर पकड़े जाएं तो माफ़ी मांग लेते हैं, अच्छे जोड़े ले देते हैं, बात सुलह तक पहुंच जाती है। लेकिन ये कोई बहुत ही दबंग मिस्टर मुझे लगता है निकले। इन्होंने कहा नहीं भाई, अब तो तुम्हें साइबर क्राइम में लेके जाएंगे और तुम्हें पूरा हर्जाना भरना पड़ेगा, मुकदमे की जो फीसिस होंगी वो भी तुम दोगी। तो जनाब साइबर क्राइम का एक्ट इनकी बीवी पर लगा और उनको कितना फ़ाइन होना पड़ा, तकरीबन काफ़ी अच्छा खासा इनको जो है वो कसूरवार ठहराई गई और अच्छा खासा इनको जनाब फ़ाइन भी देना पड़ गया। तो भाई ऐसा कोई एक्ट मेरे ख्याल से हमारे यहाँ 5,500 दिरहम जनाब मेरे जहन में आ रहा है कि इतना तकरीबन उनकी वाइफ को पे करना पड़ गया। तो लेकिन आप लोग ज़्यादा खुश ना हो यहाँ पर, अगर आप ऐसा कुछ करने का सोच भी रहे हैं ना तो फिर आप सोच लें बाद में फिर क्या हो सकता है, खाना नहीं मिलेगा फिर आपको जनाब अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे। तो बेहतर ये है कि एक दूसरे को खुद ही से अपने फ़ोन के आप पासवर्ड्स वगैरह एक्सचेंज कर लें, बात मोहब्बत से अमन से सुलझा लें, कोई ज़रूरत नहीं इतना लंबा चौड़ा ड्रामा क्रिएट करने की। ये तो खैर बात एक मिजाह में थी लेकिन खबर थी, बहरहाल होता है दुनिया में, बहुत कुछ होता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आज के दिन की। आज के दिन की क्या ख़ास बात है? आज के दिन जनाब यानी कि 28 मई हर साल हम यौम तकबीर मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने हुए आज पूरे 23 साल गुजर चुके हैं। और मैं आपको बात बताऊं, ये वाकई ही दिन इस तरह का है कि हमें यहाँ पर अल्लाह ताला का जितना हम शुक्र अदा कर सकें हमें उतना शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक ऐसे मुल्क में सांसें ले रहे हैं, एक तो जो आज़ाद है, हम खुली फिजाओं में सांसें ले रहे हैं, हम पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। लुक एट इंडिया, आप वहाँ पर देखें, अक्सर लोग बड़ी बातें करते हैं कि इससे अच्छा तो हम अगर इंडिया में होते तो ठीक होते। मुझे ये बात सख्त नागवार गुजरती है। आज आप देखें कि मुसलमानों का भारत में क्या हाल हो रहा है, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में तो माइनॉरिटीज़ या जो हमारा जो दूसरा तबका है जो कि दूसरे रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं उनको उसी तरह से राइट्स मिलते हैं। और कभी हमने उन
उनको किसी कभी हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं पाया गया, कभी हमने उनको किसी और निगाह से नहीं देखा, जबकि इंडिया में मुसलमानों को कितना टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली उनको तकलीफ पहुंचाई जा रही है, जुल्म सितम किया जा रहा है उनके ऊपर। तो पाकिस्तान आज इतना स्ट्रांग है, एटमी ताकत है, एटमी कुव्वत है, तो किसी मुल्क की मैली निगाह हम पर नहीं पड़ती है। आप सोचिए जरा, अगर पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता या एटमी कुव्वत ना रखता होता तो आज भारत जैसा मुल्क हमारे साथ किस तरह का सलूक कर सकता था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की जो काविशें हैं, जो उनकी कोशिशें हैं, उनको आज सल्यूट पेश जनाब जरूर करना चाहिए। नियो पाकिस्तान में हम उनको सलाम जरूर पेश करते हैं, जिनकी काविशों की वजह से पाकिस्तान आज अपने बलबूते पर इतना स्ट्रांग है और पूरी दुनिया को इतना स्ट्रांग मैसेज जाता है। और ये इतना स्ट्रांग मैसेज जाता है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी अपनी फौजें यहाँ से भेजने के लिए तैयार होता है। और जनाब ये हम आपको बताएं कि भारत ने इसी महीने में मई में ही 1998 पर पाकिस्तान को मैली निगाह से देखने की कोशिश की थी, जिसके बाद हम आपको ये बताएं कि बलूचिस्तान में चागी के मकाम पर पाकिस्तान ने जनाब 5 कामयाब एटमी धमाके किए थे। और उसके बाद भारत और मेरे ख्याल से जो पूरी दुनिया है वो चौकस हो गई थी। उनको बड़ा क्लियर पैगाम चला गया था कि अगर अब किसी ने मैली आंख उठाकर पाकिस्तान को देखा तो पाकिस्तान उसका जवाब देना जानता है। और ये सब कुछ हुआ था साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में। तो जनाब उनको भी इस बहादुरी पर मेरे ख्याल से आज क्रेडिट जरूर देना चाहिए, चाहे लोग तनकीद करें, पनामा का जिक्र करें या किसी का भी करें, लेकिन अगर किसी ने दलेरी दिखाई है और कोई अच्छा काम किया तो मेरे ख्याल से उसको हमेशा एप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। जनाब ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज, लेकिन प्रोग्राम में आगे चलकर बहुत कुछ होगा आपके लिए। खासकर हम बात करेंगे प्रोग्राम में जो हमारा अगला सेगमेंट है, ब्लैक फंगस। बहुत सारी खबरें इसके ऊपर जो है वो सामने आ रही हैं और इंडिया में इस फंगस ने कितनी तबाही मचाई है आफ्टर कोविड-19 वायरस, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स के ऊपर बात करें, चूंकि हमें आम बंदे को नहीं पता है कि ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये बहुत ही पुराना वायरस है। तो ये किस तरह से इफेक्ट करता है और पाकिस्तान में इसका स्टेटस क्या है और इंडिया में क्या हो रहा है, कितने लोगों ने अपनी जानें खोई हैं इसकी वजह से, बात करेंगे इन डिटेल। स्टे विद अस। उसके बाद लोकल स्किन, मुंह का अंदर वाला हिस्सा, साइनसेस और उसके बाद लंग्स। अच्छा। देखिए म्यूकोरमाइकोसिस तब इफेक्ट करेगा जब उम्र थोड़ी सी पेशेंट की ज़्यादा हो या पेशेंट की मुदाफ़ियत थोड़ी सी कम हो। मुदाफ़ियत कम हो जाती है जब कोरोना वायरस भी उन्हीं लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है जिनकी मुदाफ़ियत आम लोगों से थोड़ी सी कम है, उसको इफेक्ट्स आते हैं। एक पेशेंट की मुदाफ़ियत कम होती है, दूसरे नंबर पे उसको ऑक्सीजन मास्क या वेंटिलेटर पे अगर डाला जाता है तो वो वेंटिलेटर और मास्क वो ऑलरेडी इन्फेक्ट हुए होते हैं विद स्पोर्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। तो डॉक्टर साहब हम ये इस वक्त बात कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस का आपस में गहरा ताल्लुक है इस वक्त करंट सिचुएशन में, तो ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन आम आदमी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये बात? देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें आपने एहतियात, स्पोर्स ने सांस के ज़रिए जिस्म में जाना है। ठीक है। आप किसी ऐसी गंदगी की जगह पे जहाँ पर फुसला या बहुत अरसे से गंद इकट्ठा और उसको आग नहीं लगाई तो बहुत सारा चांस है कि वो आपके सांस के साथ आपके साइनसेस में चला जाएगा और बैठ जाएगा। और देखें इसमें आँख का तो इलाज ये होता है कि अगर वक्त पे ना पेशेंट आए आँख निकालनी पड़ जाती है। यस, आँख रिमूव करनी पड़ जाएगी, पस पड़ जाती है सारी की सारी। और ये कौन सी स्टेज है इसकी? वो एंड स्टेज होती है जिसके अंदर आपको इसके अलावा और कोई, उससे पहले हम इसको बहुत सारे लोग इस अपनी बहुत सारी डिजीज को सीरियस नहीं लेते हैं। या जिस तरह इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका है, क्योंकि ये बीमारी इस तरह की है कि ये एक मतलब कि जहाँ पर गंदगी ज्यादा है या जो लोग केयरलेस हैं, आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे ज्यादा हिट कर रही है। और ऐसे इलाकों में रहने वाले लोग या इस तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग यूजुअली अपनी बहुत सारी बीमारियों को सीरियस भी नहीं लेते हैं। तो जो वर्स्ट नतायज हैं वो ये हो सकता है कि इसमें अगर आपने वक्त पे इसको ट्रीट नहीं किया तो आपको अपनी आंख रिमूव करनी पड़ सकती है। स्टेज के ऊपर भी इवन अब जब आप थोड़ा लेट हो जाते हैं आपको इंट्रावीन यानी कि उसको हॉस्पिटल दाखिल करना पड़ता है, उसको इंजेक्शंस की सूरत के अंदर दवाइयाँ देनी पड़ती हैं एंटी फंगल्स, उसके साथ कंट्रोल हो जाता है। हाँ
जी काफ़ी ज़रा महंगा इंजेक्शन, 3 से 4 दिन, हफ्ता 10 दिन आपको इंट्रावीनस यानी कि इंजेक्शंस के ज़रिए एंटी फंगल देनी होंगी। उसके बाद नज़र तो बहुत कम चांस होता है, क्योंकि फंगल जब इन्फेक्शन होती है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होता है और उसके बाद अल्सर बन जाता है, तो चांसेस नज़र की तो बहुत कम है। किसी को भी हिट कर सकती है, बच्चों को भी कर सकती है, बड़ों को भी कर सकती है, उसके बाद जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको तो फौरन बिल्कुल, और मसला होता है कि ये ब्रेन में भी जा सकती है और दिमाग में जाए तो फिर इंसान की। ठीक है, चले डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि इंडिया में चूंकि हमने देखा कि पहले जो फर्स्ट वेव गई वो गई कोविड की और बहुत वर्स्ट गई। हमने देखा किस तरह सड़कों पे जो भारतीय कौम है उनको ऑक्सीजन के लिए भी वो तरस रहे थे, और उसके फौरन बाद जी खबरें आती हैं कि भाई ब्लैक फंगस ने अटैक कर दिया है। तो ये क्या हुआ, पूरा मामला क्या हुआ अचानक से? क्योंकि जिस तरह से हमारी पहले बात हुई थी प्रोग्राम में कि ब्लैक फंगस कोई अभी के दौर की बीमारी नहीं, पुरानी है, लेकिन कोविड के दिनों में इतनी रेयर डिजीज और इंडिया में ही क्यों? देखिए मैडम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आप समझें कि जहाँ पर मास पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली आप एक बेड के ऊपर 2-2, 3-3 पेशेंट्स को आप ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि आपके पास जगह नहीं है। तो उसमें उनके जो ऑक्सीजन मास्क हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद फिर उनको जो वेंटिलेटर जिस पे डाल रहे हैं, कोविड के पेशेंट्स का वेंटिलेटर और उसकी सारी ट्यूबिंग, आपके पास सब इक्विपमेंट ही नहीं है, तो आपने उसी को ही रीयूज करना है बार बार। ठीक है, अगर आप उसको स्टरलाइज नहीं कर पा रहे, उस ट्यूबिंग सारी की सारी आपकी इन्फेक्ट हो चुकी है, आपके मास्क इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को वो स्पोर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इसकी एक बहुत बड़ी और वजह भी है, जिस तरह से मैंने इस सेगमेंट के आगाज में कहा था कि जो रिपोर्ट थी अल जजीरा की, जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली जो चीजें, और हम अगर वो मैं शेयर कर रही हूँ रिपोर्ट में क्या कहा गया है, और इसके साथ साथ बहुत सारे हम ऐसे लोग एंटरटेनमेंट के लिए जब हम इंडियन मूवीज देखते हैं तो आपने अक्सर बहुत सारी चीजें नोट की होंगी कि किस तरीके से वो अपनी मूवीज के या ड्रामास के बहुत सारे सीन्स में आपको दिखाते हैं कि गाय जैसा के लिए उनके लिए कितना मुकद्दस जानवर है, और जो रिलीजियस ज्यादा माइंड के या तबके के लोग हैं वो उसके यूरिन को, गाय के यानी कि उसके फुजले को भी कितना पाक, और वो समझते हैं कि ये इससे हमें शिफा मिलेगी, तो वो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, दम करके उसके ऊपर और पढ़ के अपने जो भी चीजें हैं और उसको अपने लिए वो समझते हैं कि इससे हमें शिफा मिल जाएगी। एवरीवन नोस के जब कोविड अपनी जो वायरस अपने पीक पर था तो बहुत सारा जो उनका तबका है, जाहिलाना मैं बात ही कहूंगी, कि उन्होंने गाय के फुजले से अपने आप को क्योर करने की और ट्रीट करने की कोशिश की, जिसकी एक बड़ी वजह ये बनी कि ब्लैक फंगस जो है उनकी सोसाइटी में इतना ज्यादा स्प्रेड हो गया। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जो फुजला है गाय का, ठीक है, इसके अंदर स्पोर्स होंगे। वो फुजला मैंने एक जगह पे एक साधु को देखा कि वो अपने पूरे जिस्म के ऊपर वो मल रहा था एज की जी मैंने इसको अपने आप के लिए इसको पूरा कवर कर लिया और मैंने इससे मैं कोविड से सेफ हो जाऊंगा। बेसिकली वो जो फुजला है उसके अंदर स्पोर्स हैं। वो स्पोर्स इवन आपकी इस मतलब मिट्टी में गांव एक जिस तरह ऐसी जगह है जिसका जाहिलाना जहां पर सोच रखने वाले लोग हैं वो ये कर सकते हैं। वो चीज जो मिट्टी और उसके अंदर वो स्पोर्स वो आपने इनहेल कर लिए, ठीक है। और अगर आपकी मुदाफियत थोड़ी सी, यार आपको कोविड अटैक अगर पहले हुआ है जैसे आपकी मुदाफियत कम है तो उसने तो बहुत तेजी से पूरे जिस्म में फैल जाना है। और उसमें ऐसे पेशेंट्स के उनको बेचारों को अल्टीमेटली उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए और वो फिर उनको मतलब डेथ्स हुई हैं, बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा इस चीज़ को इनहेल कर रहे हैं तो उतना ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा ना इम्यूनिटी कम के साथ। दूसरा जो मैंने इसके साथ एक थी, उन्होंने स्टीरॉइड्स जब पेशेंट्स को लगाते हैं तो साथ वो इस्तेमाल करते थे पेशाब को भी। हाँ। ये भी एक बात। और उसमें यानी कि ये प्रैक्टिस डॉक्टर साहब हॉस्पिटल्स में की गई है? डॉक्टर्स को तो नहीं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो साथ उनकी और सारा ये एक और बात ये ऑफ रिकॉर्ड बात है। लेकिन अगर ये बड़े आखबारात के आर्टिकल्स में ये चीजें अगर आ रही हैं, दैट मींस कि ये बात अभी किसी से ढकी छुपी नहीं रह गई है कि ये प्रैक्टिस वहां पे की गई है, जिसकी वजह से आप देखें कि ये जो ब्लैक फंगस है ये एक कोई ऐसी डिजीज नहीं है जिसने सिर्फ भारत में ही जन्म लिया है और वो आ गई है। ये एक ऐसी डिजीज है, डॉक्टर साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये बहुत अरसे से है, पुरानी डिजीज है और ये कहीं पर भी हो सकती है। लेकिन चूंकि इतनी ज़्यादा गंदगी और इतना ज़्यादा गलाजत वहाँ पर जिस तरीके से हुई, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अभी एक्सप्लेन किया है, पूरी डिटेल्स दी हैं, और फिर जो गाय के फुजले वाली बात इस तरह से जो रिपोर्ट्स हो रही हैं मुख्तलिफ अखबारात में इंटरनेशनली भी, तो इसकी वजह से ब्लैक फंगस इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ। एक आपकी इम्यूनिटी, बस आप समझ लें मुदाफियत कम है, और दूसरा मुदाफियत
कम के साथ साथ आप उसके ऊपर सोने पे सुहागा कर रहे हैं कि आप उसको वो चीज़ें ऊपर अपने लगा रहे हैं। तो इसमें देखें सबसे इम्पोर्टेंट बात सफाई जो इस्लाम ने हमें पहले ही कह दी कि सफाई बाद ही ख़त्म हो जाती है सारी। और उसमें मास्क, देखिए दिस इज इम्पोर्टेंट, फेस मास्क आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पेशेंट्स हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। उनके लिए फेस मास्क ताकि स्पोर्स को वो रोकेंगे बेसिकली, और साथ ऑब्वियसली वायरल इन्फेक्शन के तो प्रिवेंट कर ही रहे हैं। सो इसमें यही है कि आपकी हाइजीन बहुत बेहतर हो और स्पोर्स और मिट्टी और ऐसे इलाकों में या ऐसी जगह पे आप उसको अवॉइड करें तो ब्लैक फंगस के स्पोर्स नहीं है। ठीक है, इंडिया के अलावा और कहाँ पर इसका स्प्रेड देखने में ज्यादा? इवन इन पाकिस्तान सबसे ज्यादा इसने इंडिया को यस बिकॉज उसमें उनको हिट हो गए हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ द कोविड। वो हिट हुए कोविड की वजह से, उस वजह से उसके अंदर ये प्रेवलेंस आ गई ज्यादा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस जब कोविड वायरस आया और कैसे पूरी दुनिया में इसका एक स्प्रेड हुआ, तो अब इस तरह ब्लैक फंगस इंडिया में इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, तो इसके लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? क्या हमें जो हमारा जो मेल जोल है या जो हमारी फ़्लाइट्स है, हमें क्या इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमें तब भी कोई बाकायदा टेस्ट और रिपोर्ट्स के साथ ही कोई ट्रेवल करे? क्या ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स, वायरस तो नहीं है, इट्स अ फंगस, तो लेकिन क्या ये ट्रांसफ़र हो सकता है? नहीं, इट्स नॉट। देखिए नबिया, ये फंगस तो शायद इस वक्त हम बैठे हुए हैं तो इवन यहाँ पर भी अगर हम इस वक्त सारी जगहों से स्वैब करें तो शायद एक आध जगह पे हमें स्पोर मिले। डायबिटिक पेशेंट, शुगर वाले पेशेंट्स वो एक रिस्क पे होते हैं। उसके बाद इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यानी कि वो पेशेंट जिनकी मुदाफियत कम हो चुकी होती है वो रिस्क पे होते हैं। वो पेशेंट आम अगर इंसान अगर उसको इनहेल भी कर लेता है तो उसकी अपनी मुदाफियती सेल्स इतने ताकतवर होते हैं कि वो इसको स्प्रेड नहीं होने देंगे। ठीक है, बहरहाल एहतियात फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपको सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हुई हो कोविड की, आपको वो उसके असरात ना नजर आ रहे हो लेकिन आपको इन्फेक्शन हो, और उसमें और दूसरा डायबिटिक पेशेंट्स को भी 100% तो नहीं पता होता क्योंकि शुगर लेवल बहुत ठीक जा रहे हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने हाथों और साथ अपने नाक और जो है उसको इनहेलेशन यानी कि उसका जो रूट है उसको आपने करें, लेकिन ये स्प्रेड नहीं कर सकता। अगर आपके पास एक ब्लैक फंगस का यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस का पेशेंट है, उसको आप ट्रीट कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि वो आप उसको हाथ लगाएंगे तो वो उससे आपको इन्फेक्शन हो जाएगी। डॉक्टर साहब, किस तरीके से, यकीनन आपकी भी नज़र से बहुत सारी चीज़ें गुजरी होंगी इंडिया में, अब इसके क्योर के लिए या इससे प्रिवेंट करने के लिए क्या अब डॉक्टर्स जो है वो क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं? इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी, दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर दिस, और उसमें उसको जितना अर्ली आप आईवी शुरू कर देते हैं उसमें पेशेंट बच जाता है। ठीक है, और उसमें क्योर भी हो जाता है। इशू इसमें ये ज़्यादा आता है कि क्योंकि ये आंख का और इस हिस्से को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो उसमें पहले अल्सर डेवलप हो चुका होता है क्योंकि प्रेशर और पूरा ऑर्बिट यानी कि आंख के पीछे और आगे पस से भरा होता है, तो उसके प्रेशर के साथ आंख की बिनाई जा चुकी होती है जब ये फुल ब्लोन पेशेंट हमारे पास आते हैं। या अगर आप उसको पहले देख लें और डायग्नोज कर लें तो फिर हम आंख भी बचा लेते हैं और पेशेंट की इन्फेक्शन भी। इसलिए अर्ली जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली ज़ैन, आपने टाइम निकाला और इस इम्पोर्टेंट इशू पर आपने हमसे बात की। जनाब, अभी लेंगे ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करेंगे जो रिलेट करती है हमारे ब्रेन के साथ, क्योंकि ब्रेन जो है ये हमारा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स निज़ाम है। इसमें लाखों करोड़ों सेल्स, नर्व्स, और एक अगर इसमें से थोड़ी सी भी कोई चीज़ डिस्टर्ब होती है या जो इसका जो केमिकल है वो इम्बैलेंस होता है, तो वो हमें किस तकलीफ से या किस बीमारी से गुजरना पड़ता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और किस पर बात करने वाले हम आफ्टर अ ब्रेक, इसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, बट स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये जो हमारा हेल्थ का सेगमेंट है, इस पर बहुत ज़रूरी है कि बात की जाए, अवेयरनेस लाई जाए उन छोटी छोटी बीमारियों से मुतल्लिक जो महज बहुत छोटी बीमारियां होती हैं, लेकिन उसको हमारे मुआशरे में बहुत ही बुरे तरीके से देखा जाता है, उसको एक बहुत बड़े डिसऑर्डर के साथ रिलेट किया जाता है, या ऐसे शख्स को पसंद नहीं किया जाता, या समझा जाता है कि ये शख्स बहुत अनयूजुअल है, ये अपनी एक नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर सकता। मैं बात कर रही हूँ उन अफराद की जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, यानी कि एपिलेप्सी जिनको होती है। और ये क्यों होती है, इस पर हमारे जो प्रोफेशनल या जो एक्सपर्ट हैं वो बात करेंगे। लेकिन मुझे दुख समटाइम ये होता है कि ऐसे शख्स को नॉर्मल ना समझना या ऐसे शख्स के बारे में बातें करना कि ये तो बीमार
बीमार है, ये नॉर्मल नहीं है, या इसको दौरे पड़ते हैं, या ऐसा शख्स एक नॉर्मल शादीशुदा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। बहुत सारी मिथ्स हमारे यहाँ लेके इससे मुताल्लिक की जाती हैं और लोग छुपाते हैं, यूजली बताते नहीं हैं, अपनी बीमारी को लेकर रेजिस्ट करते हैं। फैमिली किसी डॉक्टर के पास बच्चों को नहीं लेके जाते और उसके बाद हो सकता है कि ये एक जो क्योरेबल जो एक डिजीज़ है, अगर इसका इलाज करवाया जाए तो आपको कितना फ़ायदा इससे हो सकता है वक्त पर, लेकिन यूजली लोग चूँकि शर्म महसूस करते हैं इसलिए शायद वो किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। दिमाग से मैंने बात मैं कर रही थी कि एक आपका जो ब्रेन है ये इतना कॉम्प्लेक्स निज़ाम है, अल्लाह ताला ने इसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाया कि इसमें जो हज़ारों लाखों करोड़ों नर्व्स हैं, जो सेल्स हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी बैलेंस बरकरार ना रहे तो आप कोई भी ऐसी गैर इरादी हरकत कर सकते हैं जो कि आपको वक्ती तौर पे लग सकता है किसी भी देखने वाले शख्स को कि इट्स नॉट नॉर्मल। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इस पर बात करने के लिए, पूरे मौजू पर बात करने के लिए, डॉक्टर अदनान असलम। ही इज़ अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी सर्विसेज हॉस्पिटल में ही इज़ प्रैक्टिसिंग। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले तो बताएगा कि एपिलेप्सी क्या है, यानी कि मिर्गी का दौरा पड़ना, ये क्या बीमारी है? थैंक यू वेरी मच। एपिलेप्सी जिसको मिर्गी की बीमारी भी कहा जाता है, झटके दौरे की बीमारी भी कहा जाता है, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो बहुत ही आम दिमाग की बीमारियां हैं उनमें से एक बीमारी है। और ये बीमारी इस तरह की बीमारी है कि जिसमें दिमाग के सेल्स शॉर्ट सर्किट होते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा मिकदार में बरकियाती खराज होता है। अच्छा। नॉर्मली हमारे सेल्स, हम जो अफ़ाल सर अंजाम देते हैं, फंक्शन करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, रीजनिंग करते हैं, अपने मुख्तलिफ अफ़ाल सर अंजाम देते हैं, वो सारे के सारे नॉर्मली भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा होता है। जब ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इकट्ठे मिलकर बहुत ज़्यादा रैपिडली फायर करते हैं तो हमारे जिस्म में कुछ गैर इरादी हरकत रूनुमा होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, जिसमें मोस्ट कॉमन ये है कि मरीज़ के हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, सडनली ऑल ऑफ सडन एक आवाज़ की आवाज़ आती है और आप देखते हैं मरीज़ गिर जाता है, उसके हाथ पाँव मुड़ जाते हैं और चंद सेकंड के बाद जो है उसके पूरे जिस्म को झटके लगने शुरू हो जाते हैं। ये एक बहुत तो हमारे यहाँ दूर दराज है, गांव के इलाके में तो कहा जाएगा कि यार इस पर जिन या कोई सेब आ गया अगर हाथ पैर मुड़ गए हैं। सॉरी टू से कि लेकिन ये हकीकत है, हमारी सोसाइटी की भी है कि अगर एपिलेप्सी का अगर कोई वो आपको फिट आए तो यूजुअली जो इसके बारे में नहीं जानता होगा वो सबसे पहले, अफसोस की बात है, जाहिलाना बात है, लेकिन वो कहेगा कि यार इस पर तो जिन्ना सेब आ गए। तो सुन लें ऐसे लोग जो इस बात पर यकीन करते हैं और जो इस बात पर बिलीव करते हैं कि डॉक्टर साहब इतने पढ़ लिख के अगर कोई बात कर रहे हैं तो उसमें कोई फायदा ही होगा आपका, तो मान लें उनकी बात। जी, कतई तौर पर एपिलेप्सी या मिर्गी कतई तौर पर ना जादू है, ना टूना है, ना आसेब है। ये एक दिमागी बीमारी है जो काबिल इलाज दिमागी बीमारी है। एक तो कंसीडर ये किया जाता है ना कि ये कतई तौर पर ये इसका कोई ताल्लुक ब्लैक मैजिक के साथ है, जादू टूना आसेब के साथ है, या जिन्न आ गए हैं, ये ऐसा नहीं है। ये दिमागी बीमारी है जो काबिल इलाज दिमागी बीमारी है और 70% लोग इलाज के साथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दूसरा मिथ अगेन इसी के साथ कि ये सारी उम्र दवाई लेनी पड़ती है और ये मरीज़ कभी ठीक नहीं हो पाता। एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये काबिल इलाज दिमागी बीमारी है जिसमें 70% लोग अगर सही दवाई सही अरसे तक इस्तेमाल की जाए तो ये बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं और इनकी अद्वियात भी बंद हो जाती हैं और ये मुआशरे के मुफीद अफराद की तरह अपना रोल प्ले कर सकते हैं। हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लाइक ईदी साहब वाज एपिलेप्टिक, लेकिन हम में से यहाँ बैठे हुए शायद हर शख्स से ज़्यादा उन्होंने लार्जर देन लाइफ अपनी लाइफ गुजारी और भरपूर जिंदगी गुजारी और जितनी वो हेल्पफुल थे मैनकाइंड के लिए शायद हम। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन पेरेंट्स को इस बात की अवेयरनेस नहीं है और अगर किसी बच्चे को या घर में किसी शख्स को अगर फिट्स पड़ते हैं इस तरह से, तो सबसे पहले क्या करना है? जैसा कि आपने बताया कि हाथ पैर मुड़ जाते हैं और बॉडी को झटके महसूस होते हैं, तो फौरी तौर पर जो आसपास के लोग हैं वो इस सिचुएशन को कंट्रोल और हैंडल करने के लिए क्या करेंगे? जी, मैंने इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हमें क्या करना है, मैं थोड़ी सी चीज़ बड़े मुख्तसर से टाइम में आपको ये बताना चाहूँगा कि मिर्गी की इकसाम क्या है। सबसे कॉमन किस्म तो वो है कि जिसमें मरीज़ के हाथ पाँव मुड़ जाते हैं। ये सबसे कॉमन है। जी, हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग आती है और उसकी जुबान कट जाती है। इस सारे अमल के दौरान मरीज़ की आंखें खुली रहती हैं, मरीज़ की आंखें बंद नहीं होती, आंखें खुली रहती हैं, लेकिन मरीज़ के हाथ पाँव सारे मुड़े होते हैं और झटके लग रहे होते हैं।
ये तकरीबन 1 से 2 मिनट तक होता है। उसके बाद मरीज बेहोशी या गुनूदगी में चला जाता है और जब वो होश में आता है तो उसे कतई तौर पे याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ, उसको किसने सीधा किया, किसने उसे रेस्क्यू करने की कोशिश की, उसे कुछ याद नहीं होगा। और उसके पूरे जिस्म में दर्द हो रही होती है, थकावट होती है, सर में दर्द हो रही होती है और वॉमिट भी कर सकता है वो। अच्छा, ये तो मोस्ट कॉमन इसकी टाइप है। दूसरी किस्म वो है कि जिसमें एक लहजे के लिए, सेकंड के कुछ हिस्से के लिए सिर्फ पूरा जिस्म एकदम दबक जाता है, लर्ज जाता है, झटका लगता है और इसके दौरान मरीज के हाथ में जो चीज़ है वो गिर जाएगी। अच्छा, ये भी समटाइम जो है वो मिसलीडिंग होता है और इसको समझा नहीं जाता कि ये कोई झटके दौरे की बीमारी हो सकता है। अगर ये बार बार हो रहा है, आपके रूटीन में हो रहा है, आपको जागते में हो रहा है और आप एकदम जग लेते हैं लेस देन अ सेकेंड और फिर ठीक हो जाते हैं, तो ये भी मिर्गी की एक किस्म है जिसको मायोक्लोनिक एपिलेप्सी कहते हैं। तीसरी किस्म बच्चों में बहुत कॉमन है। बच्चों की स्कूल से कंप्लेन आती है कि बच्चे क्लास में तवज्जो नहीं करते, बैठे खला में घूरते रहते हैं, अगर सवाल पूछा जाए तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। होता क्या है कि इसमें बच्चा चंद सेकंड्स के लिए, चंद लम्हों के लिए, चंद सेकंड्स के लिए गुमसुम हो जाता है, खला में घूरता है और इसके दौरान भी अगेन जो बात उससे की जाए, कोई सवाल पूछा जाए, कोई चीज़ बताई जाए तो मरीज़ को या बच्चे को बिल्कुल पता नहीं होता कि इस चंद सेकंड में क्या बताया गया है। तो वो इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन की वजह होती है और फिर एक कन्फ्रंटेशन की एंड कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है क्लास में कि ये बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता। लास्ट एक और टाइप जो बहुत कॉमन है वो ये है कि मरीज बगैर किसी वजह के खड़े खड़े एकदम ठोकर लिए बगैर ठोकर और गिर जाता है। इसको हम एटॉनिक अटैक्स बोलते हैं। ये अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हैं, घर में या बाहर पब्लिकली, और आप देखें कि किसी मरीज को झटका लग रहा है जिसमें हाथ पांव मुड़ रहे हैं, आंखें ऊपर चढ़ रही हैं और वो सारा मरीज बेहोश हो रहा है, तो उसमें फौरी तौर पर आपने क्या करना है, मरीज को करवट दे दें, साइड पे करवट दे दें, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसने कोई टाई पहनी हुई है या शर्ट पहनी हुई है और बटन ऊपर से बंद है तो उसको फौरी तौर पे खोल दें और मरीज के मुंह में डालने कोई चीज डालने की कोशिश ना करें, पानी पिलाने की कोशिश ना करें। उसके ये जो एक वो कैफियत होती है जिसको आम लफ्जों में कहते हैं दंदल पड़ गया है, वो दांतों पे दांत रख के चबाए जाते हैं और उसकी जुबान जो है वो दांतों के नीचे आ जाती है। अब अगेन उसको खोलने की कोशिश ना करें। ये तो हो सकता है कि दांत टूट जाएं लेकिन वो अपने टाइम पे जाके चंद सेकंड्स के लिए। टाइम पे कुछ लोग के बच्चा एक्ट कर रहा है या स्कूल में अगर दिल नहीं लग रहा या पढ़ाई नहीं हो रही या इस तरह से अगर एक्ट कर रहे हैं तो वो अक्सर कुछ लोग मैंने देखा है कि वो लगा भी देते हैं कि यार ये अभी देखना, अब इसको लगाएंगे तो अभी ये ठीक हो जाएगा, या ऊट पटांग हरकतें करते हैं। कैफियत है, चंद सेकंड्स के लिए कैफियत है, आप लगा देंगे, उसके बाद बच्चा तो अटेंटिव हो जाएगा, लेकिन वो उस फेज में उसके साथ क्या हुआ वो तो उस दुनिया में था ही नहीं। वो तो एक एब्सेंस का पीरियड था। आप पानी फेंकें या एक दो थप्पड़ लगाएं या मोजे सिखाएं, व्हाटएवर यू आर डूइंग इस चीज के लिए। एक और मिथ कि जी जूता सुंघाने से, बिल्कुल अच्छा, या मोजे सुंघाने से। जितनी देर में अगर आप एक मरीज को देखते हैं जिसको झटका लगा है, आप भाग के दौड़ के जाएंगे और वो यानी कि उसने अपना टाइम पूरा करना है, आपको 30 सेकंड से 40 सेकंड लगे मोजा लाने में और उसको सुंघाने में, और अगले 20 सेकंड बाद या 30 सेकंड बाद वो नॉर्मल हो गया। तो अगेन ये जूता सुंघाने या मोजे सुंघाने की वजह से और आपको लगा कि इट वर्क्स, हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक और चूंकि टाइम की किल्लत है तो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या ये जेनेटिक हो सकती है, आपकी विरासत से आपको मिलती है या इसका आपके जीन से कोई ताल्लुक नहीं? और अक्सर लोग अगर पता चल जाएगा कि लड़की को या लड़के को फिट्स पड़ते हैं तो हमारी आगे जनरेशन भी खराब हो सकती है या बच्चों में भी ये बीमारी जा सकती है, डिजीज जा सकती है, तो यहाँ पे शादी नहीं करनी। इस हवाले से क्या मिथ है, क्या सच है? मैं चाहूंगी 8 से 18 साल की उम्र में अमूमी तौर पर ये इडियोपैथिक होती है जिसकी कोई कॉज नहीं होती। ओके, राइट। 30% केसेस में कॉज होती है, लाइक कोई दिमाग पे चोट लग जाए, ट्रॉमा हो जाए, ब्रेन को दिमाग पे चोट लग जाए, उसकी वजह से हो सकती है। इन्फेक्शंस ऑफ द ब्रेन, दिमाग की कोई इन्फेक्शन हो जाए, दिमाग में फालिज का मामला हो, ब्रेन हेमरेज हो या ट्यूमर हो, उससे हो सकती है। 5% केसेस में जेनेटिक होता है, सिर्फ 5% केसेस में, जो कि फैमिली में रन करता है जेनेटिकली। 95% चांसेस हैं कि ये जेनेटिक नहीं है डिजीज। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और सारी जो सिचुएशंस थी आपने वो बताई, इसकी टाइप्स के साथ साथ इसका क्योर के बारे में भी आपने डिस्कस किया। जनाब, ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे, हेडलाइन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम में कुछ मजीद है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, जानेंगे वो क्या है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।